मेरे प्यारे शिक्षक साथियों नमस्कार। मैं परशुराम कुमार आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। और एक बातें हैं जो मैं बता दूं कि हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी जो है सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं। कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई हमारी सक्षमता परीक्षा कैसी होगी। जो सक्षमता परीक्षा दे दिए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी सक्षमता परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो किस तरह का पूछा जाएगा। तो साथियों मैं बता दूं कि जिस तरह का पैटर्न अभी पूछ रहा है आने वाले समय में इसी तरह का पैटर्न का इस्तेमाल वो आगे भी करेगा। तो शिक्षक साथियों, तो मैंने सोचा है कि अभी तक जितने भी अंग्रेजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन सक्षमता परीक्षा में पूछा गया है मैं उन सारे प्रश्नों का हल लेकर मैं आ रहा हूँ। हाँ, बहुत सारे प्रश्नों को जो है बहुत सारे जो प्रश्न हैं जो इसमें पूछे गए हैं वो गलत भी हैं। बहुत सारे जो प्रश्न हैं उसके आंसर गलत हैं, तो बहुत सारे प्रश्न के क्वेश्चंस गलत हैं। तो मैं उन सारी चीज़ों का मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि वो कैसे सही है और वो किस तरह से गलती है। कुछ विद्यार्थी लोग गलत किए हैं तो वो किस तरह से इसको गलती कर बैठे हैं मैं वो भी बताऊँगा। और दोस्तों अभी मेरे पास ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे पास सब्सक्राइबर बहुत कम है और मैं चाहता हूं कि अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो एक टाइम आप लोग आइए, एक टाइम पर यदि आप लोग एक साथ आते हैं तो मैं आपको जितने भी अंग्रेजी से प्रश्न जो पूछे गए हैं मैं उस तरह के सारे पैटर्नों को मैं 1 घंटे में मैं बताऊंगा कि आप कैसे जो है उसे सॉल्व करें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें लाइव आने के लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए जो मेरे पास अभी नहीं है। हमारे पास लगभग 300-350 जो है सब्सक्राइबर घट रहे हैं और जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाता है तो मैं आप लोग अपना टाइम हमें अब हमारे कमेंट बॉक्स में अपना टाइम लिखकर भेजिए कि आप किस टाइम फ्री होते हैं। मैं उसी टाइम में लाइव आऊँगा और लाइव आने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि अंग्रेजी के प्रश्न को जो है कैसे सोल्व किया जाए और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को कैसे बनाया जाए। तो इस रणनीति पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें सब्सक्राइबर की आवश्यकता है और वो है 300 से 350। तो साथियों आप हमें सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आज जो मैंने जो प्रश्न लिया है वो सक्षमता परीक्षा 3/3/2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिएगा, ये जो पहला प्रश्न है कहता है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेज, है ना। पहला जो है वो यही कह रहा है कि इस सेंटेंस को पढ़िए, ठीक है, और पढ़ने के बाद आपको ये बताना है आइडेंटिफाई द टेंस, यानी टेंस को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है, यानी पूछ रहा है कि जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो पहला सेंटेंस क्या लिखा है वो देखिए, लिखा है कि ही इज़ ऑलवेज फाउंड रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब देखिए कुछ बच्चों ने क्या दिमाग लगाया है जो मैं बता दूं, है ना। कुछ बच्चों ने दिमाग लगाया कि यहाँ पर इज लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ है, तो इज के साथ यहाँ पर वो देख रहा है रीडिंग लिखा हुआ है। फट से दिमाग लगाया है कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। लेकिन याद रखेंगे जो मैं एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, हाँ सारे पॉइंट्स को आप नोट करते चले, है ना। ये आपको भविष्य में जो है मदद करेगा, आने वाले सक्षमता परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाने के लिए आपको प्रेरित करेगा। याद रखेंगे यदि इज एम आर, ठीक है, इसके बाद यदि V3 लिखा हुआ रहता है ना तो ये बाक जो होता है ये पैसिव वॉइस में होता है। सबसे पहला ट्रिक है कि जो बाक है किसका है, ये पैसिव वॉइस का है। और पैसिव वॉइस के साथ साथ ये क्या चीज़ हो जाएगा, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस होता है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यदि आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें जो है इज एम आर के बाद V3 का इस्तेमाल होता है। जो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के बाद इज भी है और इज के बाद जो है यहाँ पर V3 का इस्तेमाल किया है ना। इसलिए जो सेंटेंस हो जाएगा वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी नहीं होगा और प्रेजेंट परफेक्ट में भी नहीं होगा। यानी ये जो सेंटेंस होगा वो किस में होगा, वो जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो जो पहला का जो आंसर होगा ना बाबू, वो जो सॉरी सर जो पहला का जो आंसर होगा ना वो कौन सा हो जाएगा, नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी ए का जो है आंसर वो सही होगा। तो सर देखिए एकदम ध्यान से देखते जाइए और इसको नोट भी करते जाइए, ये हमेशा आपको मदद करेगा। अब देखिए कि परीक्षा में क्या किया है वो चीज़ भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, है ना। परीक्षा में क्या लिखा है और उसका आंसर क्या दिया है। जो सही दिया है उस पर मैं तुम्हें डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन जो गलत बताया है मैं उस पर डिस्कस जरूर करूंगा। तो देखिए मैं आपको ले चलता हूं, थोड़ा सा पीछे में ले चलता हूं ताकि आप इसको भली भांति समझ सकें, है ना। तो देखिए मैं वहाँ पर ले चल रहा हूँ जहाँ पर मुझे आपको ले चलना है, क्योंकि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह से गलती किया है वहाँ पे
है ना। देखिए क्या गलती किया, परीक्षा में किस तरह से पूछा है, मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पे, मैं आपको ले चल रहा हूँ। चलिए देखिए क्या किया है यहाँ पे। अब देखिए मैंने स्क्रीन पर मैंने वो क्वेश्चंस को मैं लेकर चला आया, देखिए क्या गलती किया है यहाँ पे, है ना। वो क्वेश्चंस क्या था सर, ये भी नहीं, इसमें है वो क्वेश्चंस, देखेंगे है ना। क्या लिखा है, ही इज ऑलवेज, देखिएगा, ही इज ऑलवेज फाउंड रीडिंग द न्यूज़पेपर लिखा है ना। और इसमें देखिए करेक्ट आंसर लिखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और कैंडिडेट ने भी वही बड़ा चला के दिखाया है, इन्होंने भी लिखा है कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं, पहला। दूसरा, अगर इंग्लिश इसकी पहचान बोलेंगे तो ईज एम आर के बाद V4 का इस्तेमाल होता है। तो इसमें ईज एम आर के बाद V4 नहीं, ईज एम आर के बाद कैचे का इस्तेमाल किया है, ये V3 का इस्तेमाल किया है, जो बिल्कुल गलत है। यानी कैंडिडेट का भी आंसर गलत है, और ये जो वहाँ पर जो कॉपी जांचा है, यानी जिसने ये आंसर्स को बनाया है, बोर्ड ने भी गलती किया है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखा है, जबकि ये होना चाहिए था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है ना। ये देखिए किस तरह से धोखा दिया है इसमें। तो हो सकता है कि आपका जो बोर्ड है इसको सुधारने का प्रयास करे, है ना। और देखिए क्या करता है वो तो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन जो सही आंसर इस प्रश्न का है वो इस प्रश्न का है जो आंसर वो पहला है। तो चलिए हम आपको फिर ले चल रहे हैं अपने मेन स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं था, और मैं आपको वहीं पर ले चलता हूँ जहाँ मैं बता रहा था आपको। तो चलिए मैं इसको देख लेता हूँ। तो हाँ, तो ये पहला प्रश्न आपको जो है बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, मैंने सारा चीज़ आपको जो मैंने क्लियर करके जो है इसको मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अब मैं वो चीज़ें मैं बताना जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मैं रुखसत कराऊंगा, है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। अब देखिए कहता है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। अब इसमें कुछ ऑप्शंस दिया है जिसमें कि आपको बताना कि इस खाली स्थान में जो है क्या भराएगा। तो देखिएगा इस रूल को मैं एक अलग नाम देता हूँ, इस रूल को मैं बोलता हूँ पांडव रूल। पांडव रूल क्या है इसको आप समझिए, ये मेरा नामकरण किया हुआ है, मतलब किताबों पर नहीं चले जाएगा, किताब पर जाइएगा तो वो बहुत सारा चीज़ें से आपको बता देगा, है ना। तो पांडव रूल क्या है इसको हमको समझना है। पांडव रूल में समझना है, सबसे पहले याद रखेंगे कि एक जो वर्ड होता है ना, वो वर्ड क्या है, पहला देखिएगा एक वर्ड है और, क्या है, OR, और हो गया, और के बाद हो जाता है नॉर, नॉर के बाद याद रखेंगे आइदर, और आइदर, और दूसरा याद रखेंगे नाइदर, नॉर, तीसरा याद रखेंगे नॉट ओनली बट आल्सो। देखिए कितना है, 1 2 3 4 5, ये 5 हैं, और, नॉर, आइदर, और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। तो ये 5 चीज़ें में आपको याद रखना है ना। ये जो 5 चीज़ें इसमें क्या याद रखना है कि खाली स्थान के नज़दीक जो रहता है उसी के अनुसार जो है इसमें वर्ब का इस्तेमाल होता है। अब देखिए यहाँ लिखा है नाइदर सी नॉर आई, ठीक है। अब देखिए ये खाली स्थान है, और खाली स्थान के पहले क्या लिखा है, यहाँ पे आई लिखा है, तो आई के अनुसार जो है वर्ब का इस्तेमाल होगा सभी में, और, नॉर, आइदर, और। देख लीजिएगा कि जहाँ खाली स्थान कहाँ है भाई, तो यहाँ पर खाली स्थान दिया है, तो इससे नज़दीक कौन है, आई है। अगर यहाँ पर खाली स्थान रहता, यहाँ पर खाली स्थान रहता तो सी के अनुसार हो जाता। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दे लिखा हुआ था तो इसके अनुसार यहाँ पर क्या हो जाता, आर हो। तो ये चीज़ एकदम ध्यान देनी है ना, कि इसके नज़दीक जिसके नज़दीक रहता है ना उसी के अनुसार जो है वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो है और, नॉर, आइदर, और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये 5 हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आई लिखा है, तो आई के साथ जो है बेयर का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, आई के साथ हैज बीन का भी इस्तेमाल नहीं हो सकता है, बी का भी इस्तेमाल नहीं हो सकता है, हाँ बाज का इस्तेमाल होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है ना वो बी ही है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं किया है, कैंडिडेट भी जो है इसमें बहुत सब लगभग सही बनाए हैं, कुछ बच्चों ने गलती किया है, लेकिन अगर हाँ, लेकिन इसको कलेक्ट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ना ये आपको बहुत मदद करेगा। तो चलिए मैं बढ़ता हूँ प्रश्न नंबर 3 की ओर, और देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, है ना। ये जो खाली स्थान है यहाँ पर भी भरने के लिए कह रहा है। तो देखिए क्या लिखा है, इट इज़ ए ट्रेडिशन दैट एवर सिंस। अब देखिए समझना क्या है इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर सिंस लिखा हुआ है, यहीं पर खेला है। तो याद रखेंगे कि यदि वाक्य में सिंस या फॉर लिखा हुआ रहे, है ना, सिंस रहे या तो फॉर रहे, तो जो सेंटेंस होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किस में होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस होता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या है, ये ध्यान देंगे, इसमें जो है हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा, है ना, या तो हैव बीन हो सकता है,
हैव बीन हो सकता है या तो हैड बीन हो सकता है, और हैड बीन के बाद जो क्रिया आएगा उसमें जो है ing लगता है। तो सबसे बड़ा चीज़ देखिए यहाँ पर सिंस और फॉर, और सबसे बड़ी ट्रिक क्या है कि ये 3 के बाद ये लगा हुआ रहेगा। अब हमको उसमें सबसे पहले देख लेना है कि भी ing किस में लगा हुआ, यानी ing का इस्तेमाल जो है किस में किया है। तो अब देखेंगे ing का इस्तेमाल जो है सिर्फ डी में किया है, तो एक तरह से तो हम ऐसे ही पकड़ लेंगे कि इसका आंसर है जो डी होगा। लेकिन अब देखेंगे क्वेश्चंस में पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ ए ट्रेडिशन डैट। अब यहाँ पर एक पॉइंट और दिया है, ये समझना, यहाँ पर डैट लिखा हुआ है। तो याद रखेंगे कि यदि सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी हु भीच या डैट आया हो, हु भीच या डैट आया हो, है ना, हु भीच और क्या आया हो, डैट आया हो, और इस हु भीच डैट के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आया हो, है ना, नाउन या प्रोनाउन आया हो, और इसके बाद जो है वर्ब का इस्तेमाल करना हो, तो ये जो वर्ब का जो इस्तेमाल होता है ना, इस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार जो है यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल होगा। यानी यहाँ पर अगर सिंगुलर होगा तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर का इस्तेमाल होगा, और यहाँ पर यदि वर्ब जो है प्लूरल रहेगा, सॉरी, यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन प्लूरल रहेगा तो यहाँ पर भी वर्ब जो है प्लूरल ही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा इट इज़ ए ट्रेडिशन, और यहाँ डैट लिखा है, तो ए के अनुसार जो है यहाँ पर जो है वर्ब का जब इस्तेमाल करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर हैव बीन तो नहीं हो सकता है, हैड बीन हो सकता था, तो हैड बीन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ing नहीं है, इसलिए ये ऑप्शंस नहीं होगा। और सी में देखेंगे ए ट्रेडिशन है तो हैज बीन तो सही है, लेकिन यहाँ पर सेलिब्रेटेड लिखा है, ये गलत है। और नंबर जब 4 में देखेंगे तो यहाँ लिखा है हैज बीन सेलिब्रेटिंग, जो बिल्कुल ही सही है, इसमें किसी तरह का एरर नहीं है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये आंसर हो जाएगा। 3 का जो आंसर होगा वो जो होगा वो डी होगा। तो 3 का आंसर डी है। तो आप इस तरह से देखते रहिए, अभी ज़्यादा प्रश्न नहीं है, थोड़े से प्रश्न हैं, कुछ बातें तो मैं आपको जो होता है, जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ होता है मैं आपको बताते चल रहा हूँ। हाँ, याद रखेंगे उस दिन फाइनल डेट है ना, मैं अभी तो आपको मैं प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, लेकिन एक दिन का जो मेरा क्लास होगा वो 1 आवर का, उस 1 आवर में आपको हम सारे डॉट क्लियर कर देंगे जो परीक्षा में पूछा जाएगा, किस तरह के प्रश्न पूछेंगे। और यदि आप हमारा वो 1 घंटे की क्लास आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए उसे 1 घंटे में कम से कम 8 नंबर तो आपका ज़रूर होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए, और जुड़ने के बाद अपने हमारे कमेंट सेक्शन में टाइमिंग लिखिए कि किस टाइम आप फ्री होते हैं। तो चलिए मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। देखिए एकदम सेम क्वेश्चन है पिछला प्रश्न की तरह के। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अभी मैंने बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यदि यहाँ पर लिखा हुआ तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा, हैज़ बीन होगा या तो हैव बीन होगा, और हैव बीन के बाद इसमें जो है भी के साथ ing यानी V4 का इस्तेमाल, ing का इस्तेमाल होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ बर्कस तो लिखा है, सही है, और बर्कस को देखेंगे ये प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ देखिए हैड जो होता है पास्ट होता है ना, ये होता है प्रेजेंट में, है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान हुआ। और यदि हैड बीन अगर लिखा हुआ रहेगा, हैड बीन प्लस VING अगर ये लिखा हुआ रहता है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। तो यहाँ करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो बर्कर्स है तो हैड बीन तो होगा नहीं। हाँ, दूसरा में देखेंगे बर्कर्स है तो ये प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हो सकता है, यानी बी जो आंसर आपका है सही है वो हैव बीन वर्किंग होगा, हैज़ बीन नहीं हो सकता, इसलिए कि यहाँ पर बर्कर्स है। अगर बर्कर रहता तो हो सकता था, लेकिन बर्कर के पहले फिर ये लगता है ना, और वर्किंग तो होगा ही नहीं, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में ER का प्रयोग नहीं होता। उसमें जब भी प्रयोग होता है तो हैज़ बीन का होता है या हैव बीन का होता है, और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता है ना तो उसमें जो है हैड बीन का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है, इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो बी में होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है हम 5 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है इसको समझेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आइडेंटिफाई द टेंस इन द गिवन सेंटेंस। देखिए फिर एक वहीं फिर से दौड़ कर आ गया प्रश्न, सेम प्रश्न टेंस चिन्हने के लिए दे रहा है। तो टेंस चिन्हने के लिए सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पर क्या लिखा है, सासा स्कोल्ड एंड आस्क हर टू गो अवे। देखिएगा क्वेश्चंस में भी यहाँ पर भी गलती क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 छापने में क्या मिस्टेक, मैंने इसको सही करके लिखा है, यहाँ गो अवे होना चाहिए, लेकिन परीक्षा में जो क्वेश्चन आया ना उसमें गो वे लिखा। अगर किन्हीं के पास इस तारीख का क्वेश्चन है तो आप जरूर इसको देख लेंगे, है ना, ये गलत है, ये गो अवे मैंने सही करके लिखा है। तो ये भी प्रश्न छापने वाले ने यहाँ पर मिस्टेक किया है। अब समझेंगे इसको
कि भाई इसको कैसे पहचानेंगे कि किस टेंस का वाक्य है। हमको हिंदी नहीं आता है, अंग्रेजी में दिया हुआ है। तो देखिए सबसे आसान तरीका है, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट चुनना होगा, और सब्जेक्ट चुनना बहुत आसान है। सब्जेक्ट के बारे में सिंपली ये याद रखें कि जिसके बारे में चर्चा चलता है ना वही सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ देखिए सासा, क्या लिखा हुआ है, सासा। तो सासा जो है क्या है, ये सब्जेक्ट है। सासा स्कॉल्ड्स एंड आस्क्स हैव टू गो अवे। तो देखिए सासा सब्जेक्ट है क्योंकि मैं इसके बारे में चर्चा यहाँ पर चल रहा है। मीनिंग क्या करता है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये तो पता चल रहा होगा ना कि मैं सासा के बारे में बोल रहा हूँ। अब देखेंगे तो याद रखेंगे कि अगर सब्जेक्ट के बाद V1 लिखा हुआ रहे या तो V5 लिखा हुआ रहे, क्या लिखा हुआ रहे, या तो V1 या तो V5। तो सब्जेक्ट के बाद अगर V1 या V5 लिखा हुआ होता है ना, तो ये जो जनरली जो वाक्य होता है वो किस टेंस का होता है, ये जो वाक्य होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। देखिए एकदम सिंपली याद करने का तरीका, सब्जेक्ट देखिए और अगर इसके बाद V1 लिखा हुआ है या तो V5 लिखा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद यदि V2 लिखा हुआ रहेगा ना, तब आपको समझना है कि वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट का है ना, INDEFINIT, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्कॉल्ड जो है, स्कॉल्ड माने डांटना होता है, V1 है, इसमें S लगा हुआ है, ये वर्ब है। तो देखिएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा हुआ है, V5 लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत V5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि जो वाक्य होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अब देखिए इसमें खोजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए कहीं पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, सॉरी आंसर नंबर 3 में देखिए, है ना। आंसर नंबर 3 जो है यहाँ पर लिख रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी 5 का जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। अब चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहा हूँ। 6 वाला मज़ेदार क्वेश्चन है, कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ, इसका मैं स्पेशल क्लासेस में लूँगा, ये तुम ध्यान दीजिएगा। नरेशन को मैं आपको बताऊंगा कि 10 मिनट में नरेशन का क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करें। लेकिन हाँ, आप हमसे जुड़े रहिए, अपना कमेंट सेक्शन में अपना टाइम लिखिए कि किस समय आप फ्री होते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि उस टाइम ही आपको मैं क्वेश्चन बनाऊँ। जितने मैं देखूँगा कि ज़्यादा कैंडिडेट जो है कौन से टाइम को जो है प्रेफर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चंस वो समझने वाली क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें देखिए लड़के इसको चकराने के लिए थोड़ा सा दिमाग उसने लगाया है, लेकिन इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब हम नरेशन पढ़ते तो देखिए बचपन में हम लोग को याद होगा, वो ये जो ही सेड लिखा है ना वो शुरू में लिखता था। इसने क्या किया है कि ही सेड को जो है बाद में लिख दिया, और आधा काम आपका ये कर दिया है, सिर्फ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखिए तो इसको हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम फिर से लिख लेते हैं। देखिए जब आप परीक्षा में जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको एक रफ कॉपी भी मिलता है, एक रफ कॉपी के साथ साथ आपको एक कलम भी मिलती है, पेज मिलेगा और एक कलम मिलेगी। तो सबसे पहले उस पर क्या करेंगे कि ये जो ही सेड लिखा है इसको सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं। देख लीजिए ही सेड मैंने इसको लिख दिया, तो ही सेड के बाद कॉमा दिया हुआ है, फिर इन्वर्टेड कॉमा चालू है, लिखा है यू शुड सीट। देखिएगा यू शुड सीट ऑन द वाइट चेयर, ऑन द वाइट चेयर। यही क्वेश्चन है आपका ना, यही क्वेश्चन है। अब देखिएगा तो क्या कीजिएगा, पहले सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर सेड लिखा हुआ है, तो ध्यान सबसे पहले क्या रखना कि जब तक टू नहीं लिखाता है तब तक चेंज नहीं होता। देखिए तो सेड के बाद टू नहीं लिखा हुआ है ना, तो नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब जो लिखा हुआ है वही लिखा जाएगा, है ना, क्योंकि टू है ही नहीं। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, ही सेड डैट लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा चिन्ह जो है सारा हट जाता है और इसके बदले में डैट का प्रयोग होगा। अगर टू लिखा हुआ रहता तो ये बदलता, टेल आस्क के बहुत सारी चीज़ों में बदलता है, लेकिन जब तक लिखा हुआ नहीं है टू, जब तक आपको बदलना नहीं है। अब दूसरा चीज़ देखिएगा, ये बदलता है, यू जो है फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और इसमें जो है ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तब आप क्या करेंगे भाई, तब तो आपको दिमाग लगाना होगा कि भाई सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। तो कहता है ही सेड, है ना, यहाँ पर दिमाग लगे कि उसने कहा, तो किससे कहा, तो जब भी कहेगा तो किससे कहेगा, मुझसे कहेगा। ये दिमाग लगा लीजिए, कॉमन क्या होता है कि उसने कहा, किससे कहा, तो भाई मुझसे कहा। अब यहाँ पर दिमाग में खुद से बैठा लेना है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, टू मी। देखिए यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बैठा दिया, है ना, यानी जब किसी से कह रहा तो यहाँ पर मी है, तो यहाँ लिखा ही सेड, यू है, यू ऑब्जेक्ट का अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो ऑब्जेक्ट को मैंने क्या मान लिया, जनरली जो है ये आई मान, अगर ही लिखा हुआ है तो थर्ड पर्सन वालों को मानते हैं या तो इसको मानते हैं। तो चलिए जब मी मान लेते हैं, अगर मी मानते हैं आप तो देखिए क्या हो जाएगा, यू है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट इसका क्या मैंने लिखा है,
ऑब्जेक्ट इसका क्या है, ऑब्जेक्ट इसका मी है, तो मी को यदि हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब देखिए आई जो है किस में इस्तेमाल किया है भाई, तो आई का इस्तेमाल जो है एक ही में किया है, सी में किया है, तो आई का तो आई रह जाएगा। और देखिए साइल का शुड होता है लेकिन शुड चेंज नहीं होता है, तो यहाँ हो जाएगा आई शुड सीट, समझ में आ रहा है, ऑन द वाइट चेयर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर खोजिए कि इसमें कौन सा मिल रहा है, आई शुड कहीं मिल रहा है तो आई शुड मिल रहा है, सी में मिल रहा है, और सीट भी यहाँ पर है, ऑन द वाइट चेयर। यानी इस तरह से अगर आप देखते हैं तो मेरे समझ से जो है इसका जो आंसर होना चाहिए है ना, इस जो प्रश्न है इसका क्वेश्चन नंबर 6 का, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो होगा आपका सी में। ठीक है, अब ये आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझने में कोई समस्या नहीं है। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है इसको देखिए 7 में फिर वही चीज़, फिर नरेशन क्वेश्चन लाया है, कुछ भी टफेस्ट नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें साफ लिखा है हीरा सेड आई विल कम टू, हीरा सेड, क्वेश्चंस क्या लिखा है इसको समझिए, हीरा सेड आई विल कम टू मी नहीं लिखा, देखिए ये मैंने गलती किया है, ये टू मी को जो मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, यहाँ टू मी की जगह पर होगा टुमारो होगा। ठीक है, ये टुमारो परीक्षा में आया हुआ था, मैंने गलती से टाइप कर दिया है टू मी, ये हमसे मिस्टेक हुआ है, परीक्षा में टुमारो लिखा हुआ था। अब देखिए जब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो हीरा सेड लिखा है तो हीरा तो है तो हीरा HEER हीरा रह जाएगा, सेड है तो सेड के बाद मैंने अभी बताया कि टू नहीं लिखा हुआ है, तो जब टू नहीं लिखा हुआ तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद जब ये पट्टी जो अगर सिंपल सेंटेंस रहता है ना तो यहाँ पर क्या करेंगे कि कोई टेंशन उसका नहीं लेना है, ये जो चिन्ह है इसके बदले जो है डैट का इस्तेमाल होगा। और दूसरा चीज़ ये देखिएगा, जब ये पट्टी वाला सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में हो जाता है, तो आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट का अनुसार बदलेगा, हीरा लड़का का नाम है तो हीरा के लिए जो वर्ड का इस्तेमाल होगा वो ही होगा। अब खोजिए देखिए इसमें ही किस में लिखा है, तो ही जो है 2 में लिखा है, बी में भी लिखा है और डी में भी लिखा है। अब दूसरा चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर बिल लिखा है, तो देखो बाबू मैंने अभी बताया कि जब देखिए सर यहाँ पर मैंने अभी बताया कि यहाँ पर सेड लिखा हुआ है, तो सेड जब पास्ट में है तो बिल को यदि हम पास्ट में करते हैं तो बिल का पास्ट क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। आप खोजेंगे कि ये 2 ऑप्शन में वुड किस में है, तो वुड देखिए इसी में है। अब इसी से पकड़ लीजिए कि देखिए इसी में है, यानी आंसर तो आपका फाइनल हो गया कि आंसर जब भी होगा तो डी होगा। लेकिन फिर आगे बढ़ते हैं तो कहता है ही वुड आपका लिखा गया, ही वुड के बाद कम हो जाएगा। और देखिएगा टुमारो जो है चेंज होता है, तो टुमारो किस चीज़ में चेंज होता है, तो देखिए टुमारो जो चेंज होता है ना वो होता है नेक्स्ट डे में चेंज होता है। टुमारो किस चीज़ में चेंज होता है, नेक्स्ट डे में चेंज होता है ना। तो टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे, लेकिन इसमें द छोटा, खैर उसकी चिंता छोड़ दीजिए। लेकिन मिला जुला के अगर देखा जाए तो मेरे समझ से क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो किस में हो जाएगा, 7 का जो आंसर होगा ना वो 7 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए यहाँ तक आप बने रहिए, फिर मैं तो मैं बता रहा था कि इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी होगा। लेकिन परीक्षा में यहाँ पर भी गलती किया है, वो गलती क्या किया है, यहाँ सिर्फ नेक्स्ट डे लिखा है, क्वेश्चंस में आपका परीक्षा में भी यही चीज़ लिखा है, लेकिन ये भी गलत है। यहाँ पर नेक्स्ट डे का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए था द नेक्स्ट डे। अगर ये द लिखा हुआ रहता ना तब इसका आंसर जो है ज़्यादा सही होता। परीक्षा में भी यही चीज़ लिखा है, इसमें गलती नहीं है। इसमें जो है देखिए यहाँ पर छापने में मिस्टेक क्या, तो मेरे समझ से तो इसमें कोई आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर द नहीं लिखा हुआ है। तो जब द नहीं लिखा हुआ है तब तो पूरा सेंटेंस से गलती हो रहा है यहाँ पे। तो जब सेंटेंस, तो सोच लीजिए ये जो परीक्षा छापने जो क्वेश्चन छापा है ना उसने मिस्टेक किया है। यहाँ पर द होना चाहिए था लेकिन द उसने लिखा ही नहीं। यहाँ पर तो हमारी गलती थी, लेकिन यहाँ पर जो परीक्षा लेने वाला है उसकी गलती है। खैर उसकी गलती को कौन कहे, आजकल कुछ भी होता है, गलत भी रहेगा, वो तो गलती मानेगा या ना मानेगा वो भगवान जाने, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करता है। लेकिन यहाँ पर द जो है परीक्षा में जो है छूटा हुआ था, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और यदि ये द लिखा हुआ होता है ना तब जा करके जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर जो है डी होगा। अगर द अगर नहीं लिखा हुआ है तो समझिए कि ये भी गलत है ना, क्योंकि इसको द लिखना चाहिए था। अब चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 फिर नरेशन से दिया है, यानी मेरा कहने का देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो नरेशन से पूछ रहा है। और जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, मैंने अभी तक मैंने जितना भी प्रश्न देखा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे दिनों का कलेक्शंस हैं और नहीं भी हैं, तो जितने दिनों का कलेक्शंस मेरे पास है, ठीक है,
तो उतने दिनों में नरेशन हर एग्जाम में पूछा है, यानी नरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहा है आपका। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए यहाँ पर फिर वही चीज़ है, ही सेड लिखा है, मैंने अभी आपको बताया टू नहीं लिखा है, कोई झमेला इसमें नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ये जो चिन्ह है ना, इस चिन्ह के बदले जिस चीज़ का प्रयोग होता है वो होता है डैट। अब यहाँ तक मैंने कर दिया। अब लिखा आई एम लुकिंग फॉर माई कीज इन माई बैग। अब देखिएगा समझिएगा, आई है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट का अनुसार बदलेगा तो ही हो जाएगा। अब दूसरा चीज़ देखिएगा, यहाँ आई एम लिखा हुआ है, इधर अभी मैंने आपको बताया कि सेंटेंस क्या है, पास्ट में है। जब शुरू में पास्ट रहेगा तो दूसरा भी पास्ट में हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही वाज लुकिंग, ही वाज लुकिंग होगा। लुकिंग के बाद फॉर है, फॉर के बाद क्या है, माई लिखा है, तो माई नहीं होगा, माई भी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा यानी हिज हो जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर है हिज कीज, के बाई एस कीज इन, है ना, माई फिर बदलेगा, हिज में बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, इन हिज बैग, ये जो है सही है। तो सर मैं समझता हूँ कि आप लोग इस बातों को समझ रहे हैं। आप देखिए इसमें चेंज, देखिए यहाँ पर ही तक तो आपको मिल गया, तो ही के बाद देखिए क्या खोजना कि बाज किस में लिखा हुआ है। तो बस दिमाग आपको ज़्यादा नहीं लिखाना, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बन जाएगा। देखिए यहाँ तक ही तो आपको मिला, लेकिन यहाँ पर अब आपको क्या खोजना है, आई एम है, तो आई की जगह तो ही होना चाहिए, तो ही तो आपको लिखा हुआ है। अब ही के बाद जो है ये बाज होना चाहिए, तो बाज सिर्फ एक ही क्वेश्चन में लिखा है, तो डायरेक्टली आप देख के आंसर मार सकते हैं कि 8 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो 8 का जो आंसर होगा वो सी होगा, बाज लुकिंग, और उसके बाद तो हिज बैग लिखाएंगे। तो मैं समझता हूँ किस तरह से आप मैं जो भी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप समझ। और प्रत्येक दिन जितने भी दिन एग्ज़ाम हुआ है, हर दिन परीक्षा में जो है 8 प्रश्न ही पूछा है, तो इन 8 प्रश्नों का मैं सोल्यूशन जो प्रीवियस ईयर जो पूछा है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन एक दिन मैं ऐसा बताऊंगा ना कि बस 1 घंटे की हमारी वीडियो देखिए और यकीन मानिए आपको 8 नंबर आना ही आना है। उस 8 नंबर को आपसे भगवान भी नहीं छीन सकता यदि आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। अभी मैंने पहला सेट में मैंने एक सेट मैंने आपको बता दिया है, मैं दूसरे सेट के साथ जल्द हाजिर हूँ। हाँ, लेकिन मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारे इस प्रोग्राम से लाभान्वित हो सकें, आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले सक्षमता परीक्षा में लगभग सभी साथी बैठेंगे ही, क्योंकि सरकार आपको कुछ देने जा रही है। अगर आपको विशिष्ट शिक्षक देने नहीं जा रही है बिना परीक्षा के, इसलिए विशिष्ट शिक्षक बनना है तो आपको इन क्वेश्चन तो आपको बनाना ही पड़ेगा। और साथियों, परीक्षा देने से भागी मत, परीक्षा में कुछ भी टफेस्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना। परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे हैं ना, लगभग 50 से 70 प्रश्न जो है इजी ही पूछे हैं, और सारे शिक्षकों ने बनाया। और मैंने देखा है कि सभी जितने भी शिक्षक हैं सब अच्छे नंबर ला रहे हैं। और आप भी अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, कम से कम 8 नंबर तो आपका बढ़ेगा ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उन ग्रुप में हमारे इस खास प्रोग्राम को शेयर करें ताकि वो इससे लाभान्वित हों। और इतना ही नहीं, अगर आपके बाल बच्चे हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाया हूँ। यदि आप हमारे चैनल में जाते हैं तो हमारे चैनल में बहुत सारे चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो अभी मैं एसएससी का जितना भी क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, मैं सारे का सोल्यूशन लेकर आ रहा हूँ। तो और लेकर अभी भी आ रहा हूँ और आगे भी लेकर आता रहूँगा। अभी सक्षमता परीक्षा का जितना भी प्रश्न है मैं इसको जल्द से जल्द पूरे का पूरे सोल्व कर रहा हूँ। तो शिक्षक साथियों, जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।